So 28th question, dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per the following endothermic reaction. Write an expression for Kp. Kp का expression कैसे लिखोगे? Product upon reactant. But क्योंकि Kp निकालना है, Kc नहीं निकालना है, so will you write in terms of pressure or in terms of concentration? Of course in terms of pressure because Kp है, तो pressure of CO into pressure of H2 वो न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 एंड प्रेशर ऑफ, क्योंकि Kp या Kc कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट्स ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ओनली डिफरेंस इज कि अगर Kc निकालना होता है तो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, Kp निकालना है तो प्रेशर। तो ए पार्ट तो सबसे हो गया होगा। ए पार्ट इज वेरी सिंपल, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO डॉट प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 प्रेशर ऑफ वाटर। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने प्रोडक्ट्स को ऊपर रख लिया, रिएक्टेंट्स को नीचे, और क्योंकि H2 की स्टोइकियोमेट्री 3 थी तो मैंने उसको पावर में ले लिया। तो ए पार्ट तो सबको हो गया होगा। ए पार्ट एवरीवन डन? Yes. Now what is the B part? They are saying how will the values of Kp and composition of equilibrium mixture be affected by increasing the pressure? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो Kp की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? कल मैंने आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बताया था कि जब भी हमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां उसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। पहले तो आप ये देखो कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं? 1 CH4 का 1। रिएक्टेंट साइड इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आर 2 बट प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ मोल्स आर 4। सो दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। बट अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है? जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करें या डिक्रीज? उल्टा रहता है, डिक्रीज। तो ये तो बात डेफिनेट है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड तो नहीं जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मोल्स बढ़ रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर इट मिनिमाइज द चेंज। मिनिमाइज द चेंज मतलब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और प्रेशर किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करे। अब नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं डिक्रीज हो रहे, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में तो डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग फ्रॉम 4 to। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि CO और H2 खत्म होने लगेंगे, CO और H2 खत्म होने लगेंगे और क्या बनने लगेंगे? CH4 और अगर प्रोडक्ट कम होने लगेंगे तो Kp तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Kp के एक्सप्रेशन में CO और H2 न्यूमरेटर में आ रहा था और वही चीज डिक्रीज हो रही है। तो अगर वो चीज डिक्रीज हो रही है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ए का आंसर क्या था? जैसे आ गया हो, ए का आंसर क्या था? इंक्रीजिंग द प्रेशर से वैल्यू ऑफ Kp will decrease as products will decrease and reactants will increase। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। क्यों बैकवर्ड जा रही है? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। कल मैंने क्लियरली बोला था कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन कैन गो इन फॉरवर्ड, कैन गो इन बैकवर्ड, बट इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। उल्टा आप इंक्रीज करोगे, वो डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इंक्रीज हो रहे हैं 2 से 4, और आप भी क्या कर रहे हो? इंक्रीज। तो फॉरवर्ड तो जाएगी नहीं, डेफिनेटली कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि प्रोडक्ट खत्म होंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। तो अगर प्रोडक्ट ही कम हो रहे हैं, Kp की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अगर प्रोडक्ट ही कम हो रहे हैं तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो दैट वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
टेम्परेचर को इंक्रीज करने से केपी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? आई ऑलवेज टेल कि जो केपी या केसी होते हैं दे आर कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केपी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कल मैंने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है अगर एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड जाती है अगर. तो इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? डाईहाइड्रोजन गैस इज इट्स एंडो, इट्स गिवन एंडो है. तो एंडो में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है. तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो हीट एब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड जाती है. कहाँ जाती है? फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट बनेंगे और केपी की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सेकंड पार्ट के लिए केपी will increase because reaction moves in forward direction as it is endothermic. और कैसे पता लगा ये एंडो है? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टार्टिंग में गिवन था. थर्ड पार्ट यूजिंग अ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट. यस्टरडे आई टोल्ड यू कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज करता है इक्वली. तो उससे केपी की वैल्यू पे कोई भी फर्क, जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही रिएक्टेंट बन जाएंगे. तो जो रेशियो आती है केपी की, अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे तो रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को भी बढ़ा देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को भी इक्वली बढ़ाएगा. So catalyst does not discriminate. When you put a catalyst, it increases the speed of the forward reaction. It also increases the speed of backward reaction equally. So there is no effect on the value of Kp. तो third part के लिए Kp will remain same. So this was 6.28 question based on Lee-Chatelier principle, and Lee-Chatelier principle is very very important. मान के चलो कि वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के ली-चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर. अब कहीं पे लिखा नहीं हुआ ये क्वेश्चन ली-चैटलियर प्रिंसिपल का है, बट ऑब्वियसली अगर वो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और केपी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियस है कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल ही अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो ट्राई 6.29. 6.29 क्वेश्चन करो ट्राई. Do 6.29 question. Describe the effect of addition of H2 A part, addition of CH3OH, removal of CO. 29th question. नव्या कर रहे हो 29 क्वेश्चन. If you are done, you can tell me, then we'll discuss. Who will tell me कि addition of H2 से क्या होगा? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड?
आप रिएक्टेंट डाल रहे हो, ए पार्ट में क्या डाल रहे हो? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट डालते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां रिएक्टेंट खत्म हो। आपको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से H2 खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन बन रहा है? CH3। लेकिन अगर बैकवर्ड जाओगे तो बैकवर्ड में वापस से कौन बन जाएगा? H2। बट हमें H2 नहीं बनाना, क्योंकि हम H2 तो डाल रहे हैं। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां आप जो कर रहे हो वो उसका उलट करेगी। आपने H2 डाले, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जहां H2 खत्म हो, because that is what Lee-Chatelier principle is. When a equilibrium is subjected to a change, it moves in that direction where it minimize the change. जो बदलाव आप लेके आ रहे हो उसको बदलाव पसंद नहीं है। आप क्या बदलाव लेके आ रहे हो? आप H2 डाल रहे हो, तो वो H2 को खत्म करने की कोशिश करेगी। कौन सी डायरेक्शन में जाने से H2 खत्म होगा? ऑफ कोर्स फॉरवर्ड। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ भी लिख लो एक ही बात। बी पार्ट में क्या डाल रहे हैं? CH3OH। बी पार्ट में क्या डाल रहे हैं? CH3, यानी कि प्रोडक्ट ही डाल रहे हैं। तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि आप क्या डाल रहे हो? CH3, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी क्या बन रहा है? CH3। तो चेंज जो आप लेके आ रहे हो वो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, बट उसको क्या करना है? मिनिमाइज। तो किस डायरेक्शन में CH3OH खत्म होगा? अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड में H2 और CO बनने लगेंगे और जो आपने CH3OH डाला है वो खत्म होने लगेगा। तो बी पार्ट के लिए CH3OH डालते ही रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगेन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करो, आपको खुद समझ आ गई कि अगर इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके ही हम आंसर दे सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट विल मूव इन द बैकवर्ड। व्हाट अबाउट द सी पार्ट? सी पार्ट में क्या रिमूव कर रहे हैं? CO क्या कर रहे हैं? डाल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो रिएक्शन को CO बनाना है, तुम रिमूव करोगे तो वो बनाएगी, तुम डालते तो वो खत्म करती। अब तुम डाल नहीं रहे, अब तुम क्या कर रहे हो? तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड में तो और खत्म हो जाएगा CO। आप पहले ही खत्म कर रहे हो, तो अब रिएक्शन कहां जाएगी कि CO बन जाए? आपने CO रिमूव किया, रिएक्शन CO बनाएगी। कौन सी डायरेक्शन में CO बन रहा है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताओ वंशिका, फॉरवर्ड में बन रहा है या बैकवर्ड? हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड में तो क्या बन रहा है? बताओ क्या बन रहा है? CH3, बस CH3 पूरा बोलो, CH3। और बैकवर्ड में क्या बन रहा है? तो अगर आप CO रिमूव करोगे तो रिएक्शन कहेगी मैं तो बनाऊंगी, वो तुमसे उल्टा करेगी। तुम रिमूव करोगे तो वो उसको बनाने की कोशिश करेगी। अगर यहीं पे CO ऐड करते फिर वो फॉरवर्ड जाती। अब तुमने रिमूव करी तो वो रिएक्शन विल मूव इन दी बैकवर्ड। और डी पार्ट में तुम क्या रिमूव कर रहे हो? CH3। तो रिएक्शन CH3OH बनाएगी। कौन सी डायरेक्शन में CH3OH बन रही है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कौन सी डायरेक्शन में CH3OH बन रही है? डेफिनेटली। सो ये सारे क्वेश्चन आपके ली-चाटलियर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का ली-चाटलियर प्रिंसिपल है, दैट व्हेन अ रिएक्शन इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज देन वेदर द रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड और इट विल मूव इन दी बैकवर्ड। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाएगी और बोलेंगे कि हमने ये डाल दिया या ये डाल दिया, ये रिमूव कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो उसके लिए आपने ली-चाटलियर प्रिंसिपल ही अप्लाई किया कि वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे जो आप कर रहे हो उसका उल्टा होगा। आप ऐड कर रहे हो तो वो खत्म करेगी, आप रिमूव कर रहे हो तो वो बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करो। मैं आज क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगी, न्यू टॉपिक तो शायद ही करेंगे। क्वेश्चन करो प्रैक्टिस। 30th क्वेश्चन करो।
विश्वदीप क्वेश्चन नंबर 30 नोट करो, फोन बंद करो। क्वेश्चन नंबर 30 है, एट 473 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज 8.3 into 10 की पावर -3। if decomposition is depicted as this, a part write an expression for Kc। अब Kc का एक्सप्रेशन कोई भी बच्चा अगर नहीं लिख पाया ए पार्ट के लिए तो उसका मतलब उसको इक्विलिब्रियम का एक अक्षर भी नहीं आता, बिकॉज Kc बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट each raised to the power their stoichiometry, so everyone should be able to write on their own, come on। ए पार्ट करिए। What is the value of Kc for the reverse reaction? बी पार्ट भी इजी है, पहले Kc लिखना है, फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc लिखना है, फिर Kc पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर PCl5 ऐड कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। ट्राई ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऑल द पार्ट्स आर वेरी इजी, कम ऑन। डन और डूइंग। क्या डिस्कशन हो रही है? सो ए पार्ट में Kc कैसे निकला है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपली आपको Kc का एक्सप्रेशन लिखना था, तो आई हैव टोल्ड यू व्हेनेवर यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kc और Kp, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं,
क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है केसी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप सिंपल PCl3 लिख दोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये केसी ऐसे लिखना था। जब आपको बी पार्ट में रिवर्स रिएक्शन का केसी लिखना है तो रिवर्स रिएक्शन का उल्टा दो, प्रोडक्ट ऊपर चले जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे। तो अगर आपको ए पार्ट का केसी आता है, बी पार्ट का केसी, प्रोडक्ट्स ऊपर, इसको केसी डैश ले लो, यानी कि जो न्यू केसी है वो पुराने केसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ए एंड बी पार्ट तो वर वेरी वेरी इजी। ए पार्ट में आपने प्रोडक्ट ऊपर रखे, रिएक्टेंट नीचे रखे। बी पार्ट के लिए रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट, यस। सी पार्ट कह रहे हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड। अगर आप PCl5 ऐड करोगे, आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट को खत्म करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि कौन बनेंगे, आप PCl5 डाल रहे हो बट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो कौन बनेंगे, PCl3 एंड Cl2, मतलब प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो केसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली, केसी की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप PCl5 डाल रहे हो तो आपको लग रहा है आप रिएक्टेंट डाल रहे हो, बट वो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जा रही है ना, क्योंकि ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उनको खत्म करने के लिए। रिएक्टेंट को खत्म करने के लिए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, दैट क्लियरली मीन्स कि PCl3 और Cl2 बनेंगे। PCl3 और Cl2 बनेंगे तो केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन केसी। सी पार्ट में फर्स्ट पार्ट के लिए केसी विल इंक्रीज, इंक्रीज होगी क्या या नहीं होगी? एक मिनट, आई थिंक ध्रुव नो टॉकिंग। आप लिखोगे नो इफेक्ट। उसका कारण ये है कि केसी की वैल्यू जब तक टेम्परेचर सेम होता है तो क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर आप PCl5 डाल रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो PCl3 और Cl2 बढ़ रहे हैं, तो बट PCl5 भी तो बढ़ा ही है। अगर न्यूमरेटर पार्ट भी बढ़ा है और डिनोमिनेटर पार्ट भी बढ़ा है तो रेशो क्या आएगी। वैसे भी एक रूल बना लो कि केपी और केसी की वैल्यू कभी भी इफेक्ट नहीं होगी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि केसी और केपी की वैल्यू इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आई थिंक पिछले पार्ट में भी हमने कुछ गड़बड़ करी है, जो एक केपी वाला था। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वैल्यू ऑफ केपी विल डिक्रीज नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ केपी विल रिमेन, वैल्यू ऑफ केपी विल रिमेन सेम। सिर्फ टेम्परेचर जब बढ़ा, ओनली टेम्परेचर बढ़ा तो केपी की वैल्यू विल इंक्रीज। रिएक्शन फॉरवर्ड जरूर जाएगी बट केपी की वैल्यू, केसी की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट, नो इफेक्ट। ऐसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं, 1, प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। कल बताया था ना कि प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं 1 से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी। बट क्या उससे
केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? रिएक्शन चाहे बैकवर्ड जाए, चाहे आप एक रूल बना लो कि केसी की वैल्यू पे कभी भी इफेक्ट, तो आंसर क्या आएगा बी पार्ट के लिए भी? नो। लेकिन थर्ड पार्ट देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सिर्फ एक टेम्परेचर ही है जो किसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, केपी या? अब टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन एंडो है या? इस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, पॉजिटिव। एंडो रिएक्शन की दो निशानियां होती है, या तो हीट रिएक्टेंट साइड लिखियो, और अगर रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होती तो वो एक्सोथर्मिक होती। अगर डेल्टा एच की वैल्यू किस में है, तो ये निशानी है कि वो रिएक्शन एंडो है। मतलब इसमें गिवन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में है तो इट इज एंडो। एंडो मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एंडोथर्मिक फॉरवर्ड जाती हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में उनकी हीट क्या हो जाती है, तो जो आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे हो वो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो कौन बनेंगे, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बनेंगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओनली फॉर द थर्ड पार्ट केसी विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जाने से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बनेंगे तो केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCl3 एंड Cl2। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि केसी या केपी की वैल्यू जान के वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ रिएक्टेंट इज एडेड या प्रोडक्ट इज एडेड या प्रेशर इज इंक्रीज। चाहे प्रेशर इंक्रीज करें, चाहे किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, उससे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जरूर जाएगी, बट केसी की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ केसी या केपी की वैल्यू पे सिर्फ तब फर्क पड़ेगा अगर हम क्या इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करो। 32 क्वेश्चन करो। आपको 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको कुछ नहीं करना 32 क्वेश्चन में। वो ये बोल रहे हैं कि प्रिडिक्ट करो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी। तो मैंने आपको एक पहली एप्लीकेशन बताई थी कि जिन रिएक्शन की केपी या केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसका मतलब होता है कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके थे, क्योंकि केपी या केसी की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट के इनवर्सली। तो अगर जिन रिएक्शन के लिए केपी या केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा नहीं होंगे। जिनके केपी या केसी की वैल्यू बहुत कम होगी तो इसका मतलब उनमें प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ और क्या ही क्या है,
रिएक्टेंट, ठीक है, जिनकी KPKC की वैल्यू ना ज़्यादा होगी बहुत ना कम होगी, बीच की वैल्यू होगी, इसका मतलब उसमें रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी। सो जस्ट हैव अ लुक, पहली रिएक्ट